गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में आप न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या कहता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? dp अपॉन dt मीन्स m इंटू v माइनस यू अपॉन t। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये फॉर्मूला हमें न्यूटन ने दिया था, तो इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन के नाम पे ही रख दी गई। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन। आज हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक्चुअली में इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपको इस फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देना है। ये फॉर्मूला ऐसे राइट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फोर्स और टाइम मीन्स ये वाली जो टर्म है वो फोर्स के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझा था, आज हम डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझेंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर आप इधर की लेफ्ट हैंड साइड की किसी भी टर्म पर कोई इफेक्ट डालते हो तो राइट हैंड साइड की टर्म पे भी उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स अगर आप इसे इंक्रीज करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की इस टर्म को इंक्रीज करोगे तो राइट हैंड साइड की ये पूरी टर्म भी क्या होगी? इंक्रीज। अगर इसे आप डिक्रीज करोगे तो राइट हैंड साइड की पूरी टर्म ये भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल मीन्स इफेक्ट होगा, इनवर्सली मीन्स उल्टा इफेक्ट होगा। अगर आप इसे इंक्रीज करते हो मीन्स फोर्स को आप इंक्रीज करते हो तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज। और अगर फोर्स को डिक्रीज करते हो तो टाइम क्या होगा? इंक्रीज। उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमें इस फॉर्मूले से समझ में आता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले भी बताया था कि हम डायरेक्ट ये बात नहीं करेंगे कि हाँ ये इसके इक्वल है। अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, हम ये बात करेंगे कि ये इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मीन्स अगर आप इसे चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा? डायरेक्टली मीन्स अगर आप इसे इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज कर रहे हो तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ये डायरेक्टली, यानी दोनों एक साथ आएंगे। और अगर इनवर्स इफेक्ट हो रहा है, उल्टा इफेक्ट मीन्स इसे इंक्रीज कर रहे हो तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो वो उसके इनवर्स में यानी डिवाइड में आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। और टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। यहाँ पर फोर्स को हम समझ सकते हैं, फोर्स को यहाँ पर हम क्या नाम दे रहे हैं? इम्पैक्ट। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? इम्पैक्ट। तो इट मीन्स अगर आप टाइम इंक्रीज करोगे, तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। इनवर्स होगा, उल्टा होगा। तो इसका मतलब इम्पैक्ट भी क्या होगा? डिक्रीज, यानी कम होगा। और अगर आप टाइम इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या होना चाहिए? डिक्रीज। फोर्स की जगह हम बस क्या बोल देंगे कि इम्पैक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसके एप्लीकेशन समझने के लिए पहले आप ये चीज क्लैरिफाई कर लो कि फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ फोर्स को बस हम क्या बोल रहे हैं? इम्पैक्ट। मींस टाइम इंक्रीज होगा तो इम्पैक्ट डिक्रीज, और टाइम डिक्रीज होगा तो इम्पैक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी एप्लीकेशन समझने से पहले, फर्स्ट एप्लीकेशन देखने से पहले फिर से एक बार ये चीज रिमाइंड कर लेना। अब हम इसको समझते हैं। क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। वो कह रहे हैं कि क्रिकेटर जो है वो अपना हैंड लो करता है जब भी वो बॉल क्या कर रहा है? कैच कर रहा है। कभी भी अगर आप क्रिकेट ध्यान से देखो तो कोई भी बॉल ऐसे कैच नहीं करते, यहीं पर लाकर रुकते नहीं। बॉल कैसे कैच करते हैं? ऐसे पीछे ले आके। तो अपना हैंड वो लोअर करता है, नीचे की तरफ ले आता है। बॉल को वहीं रोकते ही
वो पकड़ते ही रुक नहीं जाता है, उसको बॉल को मोशन करते हुए नीचे की तरफ लाता है। तो ये क्यों करता है ऐसा? बेसिकली वो टाइम इंक्रीज करता है, वो ऊपर से नीचे लाता है, 3-4 सेकंड लग जाते हैं, वो टाइम बढ़ा देता है उसको रोकने के लिए, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? कम। एक बार मैं इसे यहाँ पर फेयर में फिर से राइट कर लेती हूँ। इफ टाइम इंक्रीजेस, चलो वर्ड में राइट कर देते हैं, इंक्रीजेस, तो इम्पैक्ट क्या होगा? इससे अपोजिट, यानी डिक्रीजेस। ठीक है, और अगर इससे उल्टा होगा तो अपोजिट होगा, टाइम डिक्रीज होगा तो इम्पैक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब सेकेंड केस, ए पर्सन जंपिंग ऑन सैंडी फ्लोर इन कंपैरिजन टू हार्ड सीमेंटेड फ्लोर। अगर किसी पर्सन को जंप करना है, उसके एक तरफ तो हार्ड सीमेंट वाला फ्लोर है, टाइल्स वाला फ्लोर है, और एक तरफ मिट्टी वाला फ्लोर है, सैंड रेत वाला फ्लोर है। तो अगर वो इस पर जंप करेगा, जैसे ही वो इस फ्लोर पे जंप करेगा तो क्या हुआ? वो कांटेक्ट में आते ही उसकी बॉडी किस में आ जाएगी? रेस्ट। बहुत ही कम टाइम में उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। टाइम कम, बहुत ही कम टाइम मीन्स टाइम कम, तो इम्पैक्ट क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो इस केस में उसको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है अगर आप सीमेंटेड फर्श पे जंप करते हो। लेकिन वहीं अगर आप मिट्टी के फर्श पे या बहुत ही रेत का ढेर लगा हुआ है वहां जंप करते हो, तो जैसे ही आप सैंड के कांटेक्ट में आए, वो मिट्टी है जो सैंड है वो नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। तो आप रेस्ट में अभी प्रॉपर नहीं आए हैं, तो आप टाइम इंक्रीज कर देते हैं रेस्ट में आने के लिए। जब तक मिट्टी पूरी अंदर की तरफ दबती है, टाइम बढ़ता जाता है और आप रेस्ट में आते जाते हैं, आप एकदम से रेस्ट में नहीं आते। तो इसमें आपने टाइम क्या कर दिया बच्चों? इंक्रीज। तो इम्पैक्ट क्या हो गया? डिक्रीज। तो यहां हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सीमेंटेड फ्लोर है और सैंडी फ्लोर है और आप नहीं चाहते कि आपको ज्यादा चोट ना लगे, तो आप कहाँ जंप करेंगे? सैंडी फ्लोर पे। और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता है? अगर टाइम इंक्रीज कर दो तो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, यानी जो आपके ऊपर फोर्स लगने वाला है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। थर्ड पॉइंट है, सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन ए कार टू अवॉइड एक्सीडेंट। अगर आप कार में जा रहे हैं, ये सारी इसकी एप्लीकेशन है, मींस आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कार में जा रहे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके जो भी इंजर होने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा। वहीं दूसरे केस में अगर आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है तो आपके इंजर होने के चांसेस क्या है? कम, क्योंकि वो सीट बेल्ट जो लगी हुई है, ये पर्सन है और इसने जो आगे ये सीट बेल्ट लगाई हुई है, ये क्या करती है? टाइम इंक्रीज कर देती है ताकि वो आगे मोशन ना कर पाए। एक तो आपको कोई रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो आपका टाइम इंक्रीज होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, टाइम बढ़ता जाएगा। और एक तो आपको कोई रोक नहीं रहा, आप धड़ाम से ऐसे आगे जाके शीशे में टकरा जाएंगे। तो टाइम आपका इंक्रीज कर दिया तो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? तो ये 1 मार्क में 1 लाइनर क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट है, इन हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल ऑन सैंड। आपने हाई जंप देखी होंगी, ये सब हाई जंप कोई करके आ रहा है और फिर वो एकदम से रुक रहा है, तो फिर उसको कहां पर लैंड करवाते हैं? सैंड पे। सीमेंटेड फ्लोर पे बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। तो अभी तक हमने जो केसेस देखे उन सब में हमने मोस्टली यही देखा कि टाइम हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज, ताकि इम्पैक्ट क्या हो सके? डिक्रीज। एप्लीकेशन में अभी हमने ये देखा। ये लास्ट एक वन एंड ओनली एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम टाइम डिक्रीज करते हैं, और टाइम डिक्रीज करना मतलब इम्पैक्ट क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, तो एक तो आप नेल को हैमर कर रहे हो, हैमरिंग ए नेल मींस आप कील ठोकना चाह रहे हो दीवार पे,
आप ऐसे आराम आराम से ऐसे हथौड़ा मार रहे हैं उस पर, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। टाइम इंक्रीज मतलब इम्पैक्ट डिक्रीज, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, फोर्स क्या लग रहा है, कम। दूसरी तरफ आपने यूं हथौड़ा लिया और बहुत ही कम टाइम में इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। टाइम कम, इम्पैक्ट इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज। तो ये नेल हैमर हो जाएगी, मींस अगर ये नेल होती तो हो जाती, और दीवार में हम आराम से कील ठोक पाएंगे हथौड़े की सहायता से, हैमर की सहायता से, हैमरिंग ए नेल। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं या टाइम डिक्रीज करना चाहते हैं, कहाँ हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो इम्पैक्ट डिक्रीज होगा, और अगर टाइम डिक्रीज करोगे, टाइम कम करोगे, तो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये एप्लीकेशन हो गई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा लास्ट लॉ है, यहां पर ये कंप्लीट होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बीच में बहुत खिचड़ी बन गई है, अब इसे ऐसे ही राइट कर लेना है अपनी फेयर नोटबुक में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जब भी आप किसी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो भी इक्वल बट अपोजिट आपके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इसे हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। पहला एग्जांपल है वॉकिंग, आप चलते हैं, जब आप चलते हैं तो आप किस तरफ फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ, आप जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और अर्थ आपके ऊपर आगे की डायरेक्शन में क्या लगाती है, फोर्स। जितना आप पीछे की तरफ लगाते हैं उतना ही वो कहाँ लगाती है, आगे की तरफ। इक्वल बट अपोजिट, तभी आप क्या कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। नहीं तो अगर आप अर्थ आपके ऊपर फोर्स ना लगाए तो आप वॉक नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्विमिंग। आप स्विमिंग करते हैं तो आप हाथ से ऐसे फोर्स लगा के पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। जब आप पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगा के फेंकते हैं तो पानी आपके ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं, दैट मीन्स स्विमिंग कर पाते हैं। मान लो आपको पानी में ऐसे छोड़ दिया और आप हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, मीन्स आप पानी पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो पानी भी आप पे फोर्स नहीं लगाएगा, इसका मतलब आप डूब जाओगे यानी तैर नहीं पाओगे। तो स्विमिंग करना मीन्स आप पानी पे फोर्स लगाओ, पानी आप पे फोर्स लगाएगा, और वो इक्वल होगा, अपोजिट होगा, बैलेंस हो जाएगा, और आप स्विमिंग कर पाएंगे। थर्ड एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब एक गन है, जैसे ये एक गन है, ठीक है, जैसे भी होती है ये गन है, गन से आपने बुलेट फायर की, तो जब बुलेट बाहर की तरफ निकली तो गन थोड़ा सा कहाँ आती है, पीछे की तरफ आती है, बैकवर्ड। बुलेट कहाँ गई, फॉरवर्ड, और गन कहाँ आई, बैकवर्ड। तो हम उसे क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग, और पीछे की तरफ आई, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। कई बार दिखाते हैं जो आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है वो बुलेट चलाने की, ये गन फायर करने की, या जो भी बहुत बड़ी बड़ी सी गन होती है वो फायर करने में, तो वो ट्रेनिंग इसी चीज के लिए दी जाती है कि आपको कैसे रखना है, किस पोजीशन में रखना है, ताकि आपके शोल्डर पे या फिर आपके आर्म्स पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि जैसे ही आप गन फायर करते हैं, जैसे ही बुलेट आगे जाती है तो गन थोड़ा सा कहाँ आती है, पीछे की तरफ आती है। और ये भी यही चीज हमें बता रही है न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट मीन्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लास्ट है इसका एग्जांपल, ए सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट मूव्स टुवर्ड्स बैकवर्ड्स। तो जब जैसे ही एक सेलर है या कोई भी पर्सन, जब आप बोट से जंप करते हो आगे की तरफ, जब आप बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हो, तो बोट पे किसकी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पीछे की डायरेक्शन में। तो इक्वल बट अपोजिट, आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया बाहर निकलने के लिए, बोट कहाँ चली गई, पीछे की तरफ। तो हर जगह नेचर में हमें यही देखने को मिलता है न्यूटन थर्ड लॉ में, जो हमें बताता है एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन।
Okay students, that is enough for today.